तो सीवी प्रोग्राम में जो अभी आज के इस बार का मेरा लेसन है कि लेसन्स ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ थ्रू पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स। जैसे हम लोग बच्चों को जब बताएंगे कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो तो क्या क्या मिलेगा, तो हर कोई बोलता है कि फिजिकल बेनिफिट मिलेगी, कि शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। लेकिन सबसे पहले अगर है कि सक्सेसफुल लाइफ है क्या, तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सक्सेसफुल लाइफ है बेसिकली लीडिंग ए हेल्दी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। तो हेल्दी हैप्पी सेटिस्फाइड लाइफ के कंपोनेंट क्या क्या है, कैसे कहेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं। तो देयर आर 6 कंपोनेंट। अब बच्चों को बताने के लिए आप कंपोनेंट को लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं जगह कम था इसलिए मैं उसको लिखा नहीं है। 6 कंपोनेंट क्या है। पहला है फिजिकल, क्योंकि फिजिकली हम लोग अगर स्वस्थ नहीं हैं तो हम लोग यहाँ किसी भी सेमिनार में कहीं नहीं आ सकते हैं। आज हम लोग यहाँ आए हैं और बच्चों को बोलना है कि आप लोग सब क्लास पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि आप स्वस्थ थे। अगर बीमार रहते तो आप हॉस्पिटल में होते। यहाँ है मतलब आप प्राइमरी क्या चीज़ है? शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि शुभ और अशुभ सारे कर्म का साधन क्या है? शरीर। तो पहला तो शरीर को ठीक रखता है, तो पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स को जोड़ना है। पहले कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ को पहले क्लियर कर देना है। तो पहला क्या हो गया? फिजिकल। दूसरा मेंटल। अगर मेंटली कोई ठीक नहीं है तो फिर वो कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं ना स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ शरीर चाहिए। नहीं, आपको एक सर्टेन रूल फॉलो करके गेम खेलना है। तो सर्टेन रूल फॉलो करने के लिए मन ठीक होना चाहिए, शार्प माइंड होना चाहिए, तभी उसको रूल को सही से फॉलो कर पाएंगे, टेक्निक और टैक्टिक्स गेम का सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपका ब्रेन शार्प होना ही चाहिए। जैसे कल शिव सर बता रहे थे अपने लेसन के दौरान कि जिसका जो प्लेयर होता है उसका ब्रेन सामान्य लोगों से शार्प जरूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुरंत निर्णय लेना होता है, तुरंत ढलना पड़ता है सिचुएशन में। तो ये हो गया पहला। क्या हो गया? फिजिकल। दूसरा क्या हो गया? मेंटल। इसी मेंटल में साइकोलॉजिकल इमोशनल सब जोड़ लीजिएगा। साइकोलॉजिकल इमोशनल जितना चीज़ है वो मेंटल के साथ जुड़ा हुआ है। थर्ड होता है फैमिलियर। हर कोई एक फैमिली में जन्म लेता है। थर्ड क्या है? फैमिली। हम लोग सब एक फैमिली में जन्म लेते हैं और फैमिली बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। फैमिली हम लोग को फ्रेमवर्क देता है वैल्यूज़ का। आज हम लोग जो बैठे हैं तो बेसिक कहीं ना कहीं जाने अनजाने फैमिली का कहीं ना कहीं रोल होगा। तो फैमिलियर। फोर्थ होता है सोशल। सोशल एस्पेक्ट। अब फैमिली सर्वाइव कहाँ करेगी? हमारी सोसाइटी में, क्योंकि फैमिली से मिलकर ही सोसाइटी बनेगा। और अगर मान लीजिए हम फैमिली तो बहुत अच्छा रखे हैं, फैमिली में घर में बहुत साफ सफाई, घर में माहौल अच्छा, लेकिन बाहर जहाँ रह रहे हैं निकलते ही गंदगी है, तो गंदगी कहीं ना कहीं हमको असर करने वाली है। और अगर हम घर के बाहर ऐसे लोग हैं चारों जहाँ हमेशा गाली गलौज हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप पर भले फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो बच्चा ग्रो करेगा सोसाइटी में उस पर फर्क पड़ता है। 80-20 प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। 20% ऐसे भी लोग हैं जो खराब परिस्थिति में रहकर भी उसमें से कोई अच्छा लेकर अच्छा निकल गए हैं, लेकिन 80% पे गलत ही प्रभाव पड़ता है। उसका उल्टा है, 20% ऐसे भी लोग हैं जो सब सही माहौल में रह के भी कहीं ना कहीं से गलत ले लेते हैं। हम लोगों ने देखा है कि दोनों पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, पति पत्नी दोनों इंजीनियर हैं, पति पत्नी दोनों टीचर हैं, पति पत्नी दोनों IAS है, फिर भी बच्चा कहीं खराब निकल गया। ये 20 वाला है। लेकिन 80% खराब कहाँ निकलते हैं? तो जो उन बस्तियों में उन लोगों के बीच जहाँ पर माहौल ही खराब है। तो 80% बहुत बड़ा मामला है। तो सोसाइटी को बेहतर बनाना हम सबका फर्ज है, और ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से मैं जोड़ूंगा आगे, कैसे हम लोग ये सब कंपोनेंट ऑफ लाइफ को स्पोर्ट्स के द्वारा ठीक करते हैं। तो पहला क्या हो गया? फिजिकल। दूसरा हो गया मेंटल। तीसरा फैमिलियर। चौथा सोशल। लेकिन आज के दौर में क्या, शुरू से ही 5वां कंपोनेंट बड़ा कीमती है, वो है इकोनॉमिकल। आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ क्योंकि सैलरी कहीं ना कहीं से मिल रही है। थोड़ा सा खुश होकर बोल रहा हूँ क्योंकि पिछला सैलरी ठीक मिल गया था। अगर 5 महीना सैलरी नहीं मिला रहता और मजबूरी में सेमिनार में आते हम तो चेहरा ऐसे सूखा हुआ रहता। हाँ, तो सेमिनार तो करना बहुत ज़रूरी है इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, ये हो जाता हालत। और हो भी जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा ज़रूरत है। हम बोल रहे हैं तो हम लोग तो सामान्य लोग हैं। संत कबीर, जिनका एक जो कंबल होता था ना, उसको बोलते तो वही ओढ़नी वही बिछौना, यानी आधा वही बिछाते थे, वही ओढ़ के सो जाते थे। जो कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ, जिसका कुछ नहीं हो हमारे साथ चले। वो भी क्या कहे थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी जब वो कह रहे हैं, जब संत होकर कह रहे कि इतना तो दीजिए कम से कम कि मेरा घर ठीक से चले, और कोई साधु मतलब कोई भी अगर आ जाए मेहमान तो वो भी भूखा ना जाए, तो इतना तो उस समय चाहिए था। तो हम लोग तो ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए? कि हमारा बच्चा जब किसी जगह जाए और बोले कि पापा ये पढ़ने के लिए किताब ज़रूरी है, तो हमको ये नहीं बोलना पड़े कि नहीं बेटा ये किताब तो नहीं खरीद सकते हैं, तुम कहीं और से मैनेज करो।
या हमको इस जगह चाहिए, तो उस समय आदमी को दुख लगता है। अगर बोले कि इस कॉलेज में पढ़ेंगे तो अच्छा कर जाएंगे, लेकिन बेटा इसका फीस नहीं है, तो कहीं ना कहीं दुख लगेगा। यानी इकोनॉमिकल वो भी खेल के द्वारा कैसे ठीक होगा, आगे हम लोग जोड़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्पिरिचुअल, जिस पर सुबह जेनरिक सेशन में बात हुई थी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। और हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं, जैसे किशोर सर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो बोलते भी हैं कि 11 में पहला क्लास में आप आए थे तो यही लिख के दिए थे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ लिखो, एम ऑफ लाइफ लिखो। ये सब हम 11-12 में शुरुआत के पहला ही क्लास में लिखवाते। क्यों? एक लक्ष्य तो बना दे, एक क्लियर तो करे लाइफ को, तब फिर पढ़ाने शुरू किया जाए। तो ये एक चीज़ है, बेसिक चीज़, जो कि हम लोग सबके अंदर होता है। किसी में कम दबा रहता है, किसी में ज़्यादा उभरा, जो ज़्यादा उभरा हुआ वो फिलोसफर हो जाता है, कम उभरा हुआ आपस में बात करके ही सॉल्व करता है। जो लाइफ का मीनिंग क्या है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, स्वर्ग नरक सही में है कि अभी हम लोग जो अच्छा काम करते हैं तो अच्छा महसूस होता है, वही स्वर्ग है। जब बुरा करते हैं अंदर से बुरा लगता है, वही नर्क है। जब 4 लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, आप भी अपने बारे में गलत सोच रहे हैं, तो नर्क है। पूरी दुनिया गलत सोच रही है, लेकिन आप अपने बारे में पॉजिटिव हैं और जानते हैं कि हम अच्छा किए, तब सूली में चढ़ते हुए भी आप मुस्कुरा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, गिलों को माफ़ कर देना, क्योंकि लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसे भी मुस्कुराने वाले लोग हैं। सुकरात जहर पीते समय मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि हम सही हैं। तो ये यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ लास्ट है। और ये सब कहीं ना कहीं से स्पोर्ट्स में के द्वारा ठीक हो सकता है। तो क्या क्या लेसन मिलता है, हम लोग एक एक करके आते हैं। लास्ट में करूंगा इसी से कि फिजिकल से डायरेक्ट रिलेटेड कैसे, मेंटल से डायरेक्ट रिलेटेड कैसे, लेकिन फिलहाल क्या क्या लेसन सीखते हैं हम लोग। पहला लेसन है रूल्स एंड डिसिप्लिन। अभी इससे जस्ट पहले बास्केटबॉल के बारे में उज्ज्वल सर समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? 3 सेकंड रूल, 5 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल, 24 सेकंड। क्या है ये? एक रूल है जिसको फॉलो नहीं करेंगे तो गेम नहीं होगा। हम वॉलीबॉल के बहुत से प्लेयर हैं, मेरा बॉल इसलिए नेट नहीं लगाएंगे हम, और ऐसे खेलेंगे तो खेल का मजा ही नहीं रहेगा। जैसे हम लोग का बचपन में होता था कि जिसका बैट होता था हम 2 बार आउट होंगे, नहीं तो बैट ले जाएंगे, तो उसको हम लोग 2 बार आउट करते थे भाई। लेकिन गेम का मजा नहीं है। गेम का मजा तभी जब 2 जगह स्टंप लगा हुआ तो वही स्टंप से बॉलिंग करना है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो नो बॉल होगा, तभी गेम का मजा है। तो जब हम किसी भी गेम को खेलते हैं तो हम लोग सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं। अब अनन्या मैडम ले जाती हैं योगा में, तो वहाँ एक सर्टेन रूल्स पहले से है कि पोस्चर पर नंबर मिलेगा, आपका ग्रेसफुल मूवमेंट है कि उस पर नंबर मिलेगा, स्टेबिलिटी है कि उस पर नंबर मिलेगा। तो ये सारे चीज़ पर नंबर मिलेगा तो उसको फॉलो करना है। यानी कोई भी गेम हो, कोई बोले शॉर्टपुट सिर्फ ताकत का चीज़ है, सिर्फ ताकत का नहीं है। आप आगे निकल गए तो फॉल, फेंके और शॉट गलत गया, गलत तरीके से फेंके तो फॉल, फेंक के अगर पीछे से नहीं निकल के आगे साइड से निकल गए तो फॉल। हर जगह बहुत सारे रूल्स हैं। तो जब हम लोग किसी गेम के अंदर जाते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड तो रूल फॉलो कर रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड में एक आ जाता है कि रूल फॉलो करना जरूरी है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। तो स्पोर्ट्स सबसे पहले हम लोग को सिखाता है कि अपने रूल में रहो, अपने डिसिप्लिन में रहो, जिसके बारे में कल मैं बोल रहा था कि बेकाबू लोगों के अधूरे ख्वाब होते हैं। जो बेकाबू हैं, जो मनसो कर रहे हैं, ऐसे लोग कि अधूरे ख्वाब होते हैं। बेकाबू लोगों के अधूरे ख्वाब होते हैं। खुद पर काबू रखने वाले ही कामयाब होते हैं। तो डिसिप्लिन नहीं है खुद पर काबू रखना, तो अपने ऊपर काबू रखिए तभी आप कामयाब हुए। और ये सीख कहाँ से मिली हमको? स्पोर्ट्स से। तो बच्चों बताना, पहला स्पोर्ट्स सीख दे रहा है आपको कि एक रूल में रहो, एक डिसिप्लिन में रहो। जैसे कल शिव प्रकाश बोल रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसी बात आपस में करते जो कि रेफरी को पसंद नहीं पड़ा और कार्ड दिखा दिए थे। यानी कि अगर रूल्स के अंदर नहीं है और अच्छा मैच चल रहा है तो आप बाहर भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग को फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट, सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। ये तो बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स सिखाता है। क्यों? कुछ कुछ गेम ही टाइम का होता है, जैसे बास्केटबॉल टाइम का खेल है, खो खो टाइम का खेल है, कबड्डी टाइम का खेल है। लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जो पॉइंट्स के खेल हैं, जैसे वॉलीबॉल। इसमें कभी कभी हम लोग पूछ लेते हैं बच्चों से, हाँ कितना टाइम का 5वां सेट होता है? अब वो सोच रहा है, जिसको नहीं मालूम है, तो बस सर टाइम से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट का खेल है। अगर रैली ज़्यादा अच्छा चला तो टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, टाइम का महत्व कैसे है? बहुत अच्छा मैच अगर जब चलता है नेशनल का, इंटरनेशनल का, वहाँ पर फर्स्ट कॉल फॉर दिस टीम बोला जाता है, सेकंड कॉल फॉर दिस टीम बोला जाता है, थर्ड कॉल में नहीं आए वॉक ओवर दे दिया जाता है। क्योंकि ग्राउंड कम है, टाइम कम है, तो आपको वॉक ओवर दिया जाएगा। मतलब आप लेट से पहुँचे, आपको बोले हाँ खत्म, आपका पॉइंट गया, तो पूरा मेहनत आपका साल भर का गया। ओलंपिक में जब एथलीट को ऑन योर मार्क सेट, जब फायर से पहले कोई निकल जाता है, यानी टाइम से पहले कुछ कर दिया, तो भी गलत हो गया। और वहाँ बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू ऑल एथलीट्स। अब सेकंड जब कोई फॉल करता है तो ऐसा नहीं कि उसको भी पहला वार्निंग देगा, बाहर डायरेक्ट।
एक ही बार में सबका हो जाता है, एक ही बार में जो वार्निंग होता है सबके लिए हो जाता है। और वहाँ पर भी जब कॉल होता है, कॉल करने पर आप टाइम से वहाँ नहीं पहुँचे लेन में 2 मिनट तक, तो आप कैंसिलेशन हो जाएगा आपका। यानी वार्म अप करके सब चीज़ करके रेडी रहिए, जब कॉल हुआ तो आप वहाँ पहुँच जाइए। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? डायरेक्ट अभी नया आ गया डायरेक्ट डिस्क्वालिफाई। पहले हम लोग के समय क्या होता था, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग फॉर ऑल, एक फॉल किया फर्स्ट एंड लास्ट फॉर ऑल। अब टाइम बचाने के लिए अब एक डायरेक्ट बाहर, यानी आप समय पर चीज़ें करने सिखाता है कौन? स्पोर्ट्स। टाइम पर चीज़ें कीजिए। अभी जैसे हम लोग का महत्व कैसे बढ़ जाएगा, जैसे जैसे 5 दिन 7 दिन जब बचता है स्पोर्ट्स का, तो क्या करें कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट बड़ा हार्ड हो जाता है उस समय। अभी जैसे स्पोर्ट्स का जब भी टाइम आएगा तो टाइम मैनेजमेंट कौन सिखाता हम लोग को? स्पोर्ट्स। हम लोग खुद खेलते थे समय पर वार्म अप अगर पहले करके थक के बैठ गए ना तो भी टीम में परफॉर्मेंस सही नहीं होता है। वार्मिंग अप का पिक टाइम रहेगा तभी आप गेम में अच्छा खेल पाएंगे। जो लोग खिलाड़ी सब जानते होंगे। कभी कभी हम लोग क्या होता है, अगला टीम जानबूझ के डिले करके देखता है, अगला वार्म अप कर थकाओ रे इसको, बेस्ट ऑफ 5 होने वाला है, उसको थकने दो, हम लोग थोड़ा लेट से निकलेंगे। जहाँ उसको लग जाता है कि वार्म अप अभी करना ज़्यादा ठीक है वहाँ पर। तो ये सब स्ट्रेटजी अपनाते हैं लोग, लेकिन टाइम का बड़ा महत्व है। टाइम पर चीज़ें की जानी चाहिए। और ये बताता है स्पोर्ट्स। एक लाइन है कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, और वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। तो वक्त के साथ साथ चलना सिखाता है स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में एक और चीज़ है कि बहुत लोग जब आप सफल होते हैं तो मिलते हैं आपसे खुशी से, और जब आप असफल होते हैं तो लोग वही लोग पहचानते नहीं हैं, फिर सफल होते पहचानते। उसके लिए एक लाइन है कि वक्त से वक्त की क्या शिकायत करे, वक्त ही ना रहा वक्त की बात है। सब ने देखा मुझे, सब ने चाहा मुझे, सब ने ठुकरा दिया, वक्त की बात है। और बाद मुद्दत के सब दोस्तों की तरह हमसे हंस कर मिले, वक्त की बात है। तो स्पोर्ट्स में वक्त यही होता है। जब कोई अच्छा खेलता है तो हर कोई ताली बजाता है, हर कोई उसका इंतजार करता है। कभी कभी ऐसा था जब बंगाल में हम लोग टूर्नामेंट खेले जाते तो हम लोग का वेट होता था कि वो लेफ्टी आया कि नहीं आया। कभी कभी टूर्नामेंट रुक जाता था कि जब फ्री होगा तभी टूर्नामेंट कराएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। और कभी कभी अभी कोई नहीं पहचानता है, वक्त यही है। लेकिन इस वक्त के साथ साथ चलना सिखाता है स्पोर्ट्स कि हर किसी का वक्त आएगा। देखिए अच्छे प्लेयर क्या होता है, जब खेल नहीं पाते हैं तो एम्पायर रेफरी बन गए या फिर कोच बन गए, और अपने आप को खेल से इंगेज रखे, जो सही में खेल से प्रेम करते हैं। जैसे हम लोग खेल से प्रेम करते हैं तो हम लोग अपने आप में देखते हैं बच्चों को भी, चलो हम नहीं खेल रहे, ये तो खेल रहा है, चलो इसको बॉल देते हैं तो इसको खिला देते हैं। तो ये एक गेम सिखाता है वक्त के साथ साथ रहना और वक्त की कदर करना। और आप लोग सब जानते होंगे कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से मेडल्स चूक जाते हैं। मिल्खा सिंह फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से 4th हो गए थे, नहीं तो वो कम से कम एक मेडल ओलंपिक में बहुत साल पहले एथलेटिक में ले आए रहते। उसके एथलेटिक में हम लोग को बड़ा इंतजार करना पड़ा मेडल्स के लिए। अभी तो एथलीट में जो है गोल्ड भी हम लोग का आ चुका है एक। तो ये आपका रूल्स एंड डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस एंड परसिस्टेंस। आप कितना भी ज़्यादा, अभी कुछ दिन पहले क्या बात कर रहे हैं, मेरा पुत्र हमसे बोल रहा है, पापा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं खेल पाते हैं। हम बोले कि कितना करते हो, कितना करते हो? तो शाम में तो खेलते हैं। बोले कि जो अच्छा खेलता है ना वो दिन भर खेलता है। और पेशेंस भी रखना पड़ता है। कोई खिलाड़ी एक दिन में नहीं बनता है। एक लाइन है कि धीरे रे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फीडबैक फॉर्म मिला है क्या? ये नहीं मिला, सबका दे दीजिए, वहाँ साइड में रख दीजिए, सबका गिन के देख लीजिए कितने लोग हैं। तो हम लोग फिर वहाँ कंटिन्यू रहते हैं। धीरे रे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कितना भी आप तेजी से प्रैक्टिस कर लीजिए, धीरे ही धीरे प्रोग्रेस होगा। ऐसा नहीं कि अब 6 महीना में प्लेयर बन जाएगा। वो पिक्चर में होता है कि हीरो को कुछ लगा दिल में और दिन रात प्रैक्टिस करा और खिलाड़ी तुरंत बन गया। एक हम पिक्चर देखे थे, जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान की पिक्चर थी। उसमें साइकिल का रेस लास्ट में होता है, शायद आप लोग पिक्चर देखे कि नहीं। हारी बाजी को जितना जिसे आता है वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाते, गाना था उसमें। वो पिक्चर में होता है कि ज़्यादा सिटअप्स मार रहा है, ज़्यादा पुशअप मार रहा है, और 1-2 महीना बाद जो है कंपटीशन वो जीत गया। ये पिक्चर में हो सकता है, रियल में नहीं होता। तो स्पोर्ट्स हम लोग को सिखाता है कि पेशेंस रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी कभी मैच में हार गए, मान लीजिए ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में एक प्लेयर हार गया, अब उसको ओलंपिक जीतने का मन है तो कितना वेट करना पड़ेगा उसको? 4 साल। नेशनल में कोई लूज कर जाता है, कितना वेट करना पड़ेगा? 1 साल। हम लोग MHRT या DAV स्पोर्ट्स में हार गए तो वेट कितना करना पड़ेगा? 1 साल। तो पेशेंस तो सिखाता है, पेशेंस तो सिखाता है कि भैया हारे चाहे जीते अब आपको 1 साल वेट करना है।
तो स्पोर्ट्स पेशेंस सिखाता है हम लोग को, पेशेंस सिखाता है। दूसरा क्या सिखाता है, शुरुआत में पॉइंट अगर नीचे ऊपर भी है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखते हुए खेलना है कि कभी भी टीम में दो हो सकता है, खेलो लास्ट तक, कभी भी टीम में दो हो सकता है, और होता भी है कभी कभी, अधिकतर नहीं होता लेकिन कभी कभी होता भी तो है। ऐसा बहुत बार हम लोग जीते हैं जब अगला का 21 और हमारा 13 है, वहाँ से भी गेम उलटता है, गेम कभी कभी उलट सकता है। तो ये पेशेंस और परसिस्टेंस माने कंटिन्यू प्रयास करते रहिए, पेशेंस रखिए और परसिस्टेंस रखिए। इसी से रिलेटेड अगला है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। शायद ही हम लोग में से कोई होगा जो एज ए कोच गया हो और रात में बच्चा लोग के साथ बैठ के प्लानिंग ना बनाया हो। बनाते हैं ना हम लोग सभी। प्लानिंग क्यों बनाते हैं, ताकि गेम के बाद सोच के कोई फायदा नहीं है तो भैया पहले प्लानिंग कर लो कि भाई तुम ऐसे खेलना, तुम ऐसे खेलना, तुम ऐसे करना। भले टीम जीते हारे बात अलग है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग करते तो जीत ही जाते हैं। प्लानिंग किए तो बेहतर करते हैं, प्लानिंग नहीं किए तो और ख़राब खेलते हैं। तो हम प्लानिंग करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं और प्रिपरेशन तो पहले से चलते ही रहता है। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इसके लिए एक P7 फॉर्मूला है कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग, 7 बार है, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, P7 फॉर्मूला। तो जब भी हम किसी चीज़ में प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पुअर परफॉर्मेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कौन सिखाया, स्पोर्ट्स। लाइफ में लाएंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा, होना ही है। लाइफ में अगर हम रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, लाइफ में हम लोग टाइम मैनेज करेंगे, लाइफ में हम लोग पेशेंस रखेंगे, लाइफ में हम लोग प्लानिंग करेंगे, प्रिपरेशन किसी भी काम के लिए, तो सक्सेसफुल लाइफ को सिखा रहा है। कौन सिखा रहा है, स्पोर्ट्स। कुछ कॉन्शियसली लोग सीखते हैं, कुछ अनकॉन्शियसली आता है। जो परफेक्ट प्लेयर होते हैं वो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ये सब चीज़ें सीखते चले जाते हैं। कीप लर्निंग। अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप लोग शायद छोटे होंगे, जो लोग हम लोग सब जान रहे जो 50 के करीब लोग हैं। सचिन तेंदुलकर को 1-2 बार आउट कर दिया था सेनवार लेग स्पिन में। अब सचिन तेंदुलकर को लेग स्पिन खेलने में थोड़ी दिक्कत होती थी उस समय। वो जब वहाँ का टूर ख़त्म हुआ आए तो साउथ इंडिया में एक प्लेयर थे पहले के जो कि लेग स्पिन बहुत अच्छा करते थे, इंडियन। उनके पास गए और उनके साथ 1 सप्ताह बोले कि लेग स्पिन खिलाइए। लगातार लेग स्पिन खेले, बोले जितना वेरिएशन डाल सकते डालिए, वो खेले। उसके बाद हुआ क्या, जब अगले बार ऑस्ट्रेलिया जब वो टूर पे गए तो वही सेनवान को इतना चौका छक्का मारे कि उनके सपनों में भी आते थे। वो एक इंटरव्यू में बोले कि सचिन मेरे सपने में आते थे कि हम बॉलिंग कर रहे हैं, ऊपर छक्का मार रहे हैं, इतना ज़्यादा मारे वो उनको। यानी कि उन्होंने क्या चाहिए किया, कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहे। तो एक छोटी सी कहानी शेयर कर देते हैं यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा मोनोटोनस ना हो। एक जापान का बूढ़ा आदमी एक बार एक जहाज़ पे सफ़र कर रहा था, और ये कहानी सच्ची है क्योंकि स्वामी राम तीर्थ ने अपनी डायरी में ये कहानी लिखी थी, वहाँ से हम उठा रहे हैं इसको। और ये आप बच्चों को शेयर करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि उसका क्या मतलब होता है कीप लर्निंग का। तो जब स्वामी राम तीर्थ सुबह सुबह नहाते वहाते थे, ध्यान वान करते, तो जहाज़ का एक आगे डेक होता है, पानी का जहाज़ का, जानते होंगे। जहाज़ का आगे जो प्लेन सर पे होता है डेक होता है। तो वो डेक के पास बैठ के वो धूप में 2 किताब और 1 कॉपी लेकर वो बूढ़ा आदमी कुछ लिखते रहता था। तो 1-2 दिन तो बर्दाश्त किए वो स्वामी राम तीर्थ की, कर क्या रहा है, 2-3 घंटा ही एकदम 4 घंटा, जितना ध्यान से हम ध्यान नहीं करते उतना ध्यान से यहाँ बैठे रहता है, कर क्या रहा है। इंडियन आदमी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। तो तीसरा दिन गए, हम लोग इंडियन लोग हैं, तीसरा दिन गए और पूछे, हे ओल्ड मैन व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप कर क्या रहे हैं। तो वो बोले कि आई एम लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज, वो लिख रहे थे। और अब चाइनीज लैंग्वेज है क्या, तो पिक्टोरियल लैंग्वेज है। जैसे क से ग, अ से अह और मात्रा बैठाने सीख गए तो हिंदी में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरह A to Z और स्मॉल A to Z कर्सिव सीख गए तो इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन चाइना में, चाइनीज लैंग्वेज में मैं के लिए एक चित्र है, तुम के लिए एक चित्र है, आना के लिए एक चित्र है, जाना के लिए एक चित्र है, और अराउंड 10,000 टाइप्स ऑफ चित्र सीखेगा तब। यानी कि मिनिमम 6 ईयर्स लगता है चाइनीज सीखने में। तब स्वामी राम तुमसे पूछे हाउ ओल्ड आर यू, आपका उम्र क्या हुआ है। तो वो बूढ़े आदमी मुस्कुराए और बोले आई हैव नेवर काउंटेड माई एज सो सीरियसली बट आई एम श्योर दैट आई एम एबव 90। मैं बहुत सीरियस काउंट नहीं किए कितना है, लेकिन 90 पार है, मैंने 91-92 कुछ होंगे। अब वो आश्चर्य क्यों, बोले कि यू आर अबव 90 एंड यू आर लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज, व्हेन विल यू यूज दिस। आप 90 पार हैं और चाइनीज भाषा सीख रहे, इसका यूज कब कीजिएगा, तो सीखने ही में कहीं चल गए आप। तो
उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत काम का था। उन्होंने कहा हाउ ओल्ड आर यू? तो उस समय 35 अराउंड थे स्वामी रामतीर्थ। बोले आई एम अराउंड 35। बोले दैट इज वाई द सिचुएशन ऑफ इंडिया इज सो, एंड इंडियन यंग पीपल इज थिंकिंग देयर शुड बी सम एज ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, एनीथिंग। कोई भी चीज़ सीखने का उम्र होना चाहिए। ये सीख जो है यही इंडिया को पीछे कर रहा है। मैं सीखते रहता हूँ इसलिए क्योंकि मेरा ब्रेन एक्टिव रहे, मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूँ ताकि शरीर एक्टिव रहे। और जब तक मैं सीख रहा हूँ, और उन्होंने एक और बात कही कि मरने का कोई खास उम्र नहीं होता। कोई 70 में भी तो मरते हैं, कोई 75 में मरते हैं, कोई 80 मरते हैं। मैं 90 तक भी नहीं मरा हूँ तो हो सकता है 100 भी जी जाऊँ, और नहीं भी जी पाऊँगा मैं एंजॉय करते जा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो जब आप लर्निंग नया नया करते रहते हैं तो लाइफ में एंजॉयमेंट है। जैसे आप लर्निंग छोड़ देते हैं आपका ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है। जैसे हम लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, मसल बनता है, उससे जब हम कुछ सीखते हैं नया तो ब्रेन का मसल बनते रहता है। तो ब्रेन के मसल को एक्टिव रखना है तो ऑलवेज कीप लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जैसे अभी हम लोग जस्ट सीखे कुछ। समझ में आई बात? ये सब बच्चों को बताने के लिए है, आप लोगों को पता भी है तो। और हो सकता है कि सब कुछ आप लोग बताते भी होंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी आप लोग एक ढंग से बताते हो, हम कुछ अलग ढंग से बोल रहे हैं, तो हो सकता है वो भी जुड़ जाए कि ऐसे ही बता सकते हैं हम लोग। नेवर क्विट एटीट्यूड। स्पोर्ट्स में लोग क्या सिखाते हैं? बेटा जब तक मैच खत्म नहीं हुआ है ना तब तक हार मत मानो, तब तक हार मत मानो, खेलो पूरा कुछ भी। और अगर हार भी गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? अगला मैच में देखा जाएगा। तो नेवर क्विट एटीट्यूड सिखाता है स्पोर्ट्स। वो एक लाइन है ना जो बहुत पॉपुलर है कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। अभी नहीं तो कभी जीतेंगे। तो हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाती है। कहाँ से सीखे हम लोग? स्पोर्ट्स से सीखे, और स्पोर्ट्स से फिर रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं आप। टीम वर्क एंड ट्रस्ट। अब देखिए टीम वर्क, जितने भी टीम गेम हैं जितने भी, वो टीम वर्क सिखाता है। टुगेदर एवरीवन अचीवमेंट मोर, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीवमेंट मोर। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा है। जब गेम होता है तो आदमी अरे पास दो रे, मारो रे। और ट्रस्ट कैसा होता है? तुम ब्लॉक दे रहा है ना और पीछे प्लेस में बैठा है। वॉलीबॉल में क्या होता है? तुम ब्लॉक दे रहा हूँ प्लेस में, विश्वास है तभी तो। अरे छोड़ देगा, मार देगा मुंह पे, अगला जो चोट लग सकता है मुझे, तो वो बैठेगा नहीं वहाँ। तो टीम वर्क और ट्रस्ट दोनों स्पोर्ट्स से डेवलप होता है। टीम वर्क भी, ट्रस्ट भी। कोई भी गेम हो, कोई भी गेम है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, कबड्डी हो, जहाँ पे टीम वर्क है वहाँ टीम वर्क ट्रस्ट डेवलप होता है एक दूसरे के प्रति। इससे सोशलाइजेशन आता है, जो सोशल एस्पेक्ट आगे बताएंगे हम। तो ये जो है टीम वर्क ट्रस्ट सीखते हैं हम लोग किससे? स्पोर्ट्स से। इसके लिए ना हेनरी फोर्ड का बड़ा अच्छा कथन था कि कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोग्रेस, कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोग्रेस, एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो ये वाला कोटेशन आप डाल सकते हैं कभी भी कि हेनरी फोर्ड का कथन है। और नेक्स्ट, रिस्पेक्ट अदर्स। एक बात याद रखिए, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हर किसी में कुछ ना कुछ खासियत होती है। और दूसरा चीज़ है कि जो भी बड़े प्लेयर होते हो देखिए दूसरे रिस्पेक्ट करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने छक्का मार के भी शेन वार्न को कुछ दिखाया नहीं उंगली, क्योंकि जानते थे कि महान बॉलर है। और शेन वार्न ने भी सचिन तेंदुलकर के लिए ताली बजाया कि ये भी बहुत मेहनत करके आया, अच्छा प्लेयर है। तो बड़े प्लेयर को देखिएगा आप, जो बड़े लोग हैं वो लोग दूसरे का भी आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है। तिवारी चाहे हम लोग के साथ खेलते थे वॉलीबॉल 2A में, तो उनका इंपॉर्टेंट डायलॉग था कि वीरों से धरती भरी पड़ी है। और रियलिटी है, जब हम लोग एक क्लब में खेलते थे शुरुआत में तो हम लोग को लगता था कि हम ही लोग बहुत अच्छा प्लेयर हैं। जब डिस्ट्रिक्ट खेले तो नहीं, गुमनाम में भी 2-4 अच्छा प्लेयर है, एडवांस क्लब में भी 1-2 अच्छा प्लेयर है, वहाँ भी अच्छा प्लेयर है। जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट से स्टेट गए तब पता चला नहीं, धनबाद का 2 प्लेयर अच्छा है, टाटा का 2 प्लेयर अच्छा है, वहाँ का भी 2 प्लेयर अच्छा है। जब नेशनल गए तो अरे यार हम लोग कहीं कुछ नहीं है, पंजाब का वो लोग प्लेयर, हरियाणा का वो प्लेयर, और साउथ का वो लोग प्लेयर, वो लोग बहुत अच्छा है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते तो वीरों से धरती भरी पड़ी है। बहुत लोग जो बिहार के अंदर अपने आप को स्टार समझते थे, मैं नेशनल में ऐसा देखा हूँ, 96 में जामखंडी गए थे, कि तेजू भी था साथ में हम लोग के। तो हम लोग जब नेशनल गए थे, वार्म अप करने बोला गया, जो लड़का को स्टार समझा जाता था वो वार्म अप करने बोला गया, साउथ के साथ मैच चल रहा था, वो बीमारी का बहाना करके भाग गया क्योंकि उतरने नहीं चाह रहा था। इतना ज़्यादा डोज खेल रहा था, वो लोग बॉल पटक के जा रहा था कि अगला उतरना नहीं चाहता कि चोट ना लग जाए। तो असल में क्या होता है कि आदमी जो है
समझता है कि दूसरे भी रिस्पेक्टेबल हैं, यानी कि हम समझते हैं कि वीरों से धरती भरी पड़ी। कहाँ? स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में जब हम लोग आगे आगे तक जाते हैं तब पता चलता है। जैसे डीएवी में जीत जाने के बाद क्या होता है, एसजीएफआई जाते हैं हम लोग, एसजीएफआई पता चलता नहीं और भी अच्छी टीमें हैं, और भी अच्छा है। एसजीएफआई से ऊपर जाएगा तो लगेगा कि नहीं हम लोग स्कूल, अगर वर्ल्ड स्कूल खेलेंगे तो कोई कोई तो स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि छोड़ देना है हम लोग को प्रयास करना है बेहतर के लिए, और सेल्फ स्टीम को जगाते हुए प्रैक्टिस, कीप लर्निंग करते रहना है। और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा दूसरे के लिए बना के रखना चाहिए। नो योर लिमिट्स। यहाँ एक टर्म आता है ओवरलोड। स्पोर्ट्स में क्या होता है, आप सभी प्लेयर को अगर एक समान कराएंगे बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है। सभी प्लेयर का लिमिटेशन अलग होता है। हो सकता है कोई पहले भी 20 किलोमीटर दौड़ता हो, उसको दौड़ाए, अभी पहला दिन कोई है उसको भी उसके साथ दौड़ा देंगे तो अगले को इंजरी हो जाएगी, अगला को ज़्यादा फटीग हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड बहुत ज़्यादा होने पर फायदा बदले अति सर्वत्र बजेत, तो अति नहीं होना चाहिए। अपने लिमिट को पहचाना, और स्पोर्ट्स ये बताता है किसका क्या लिमिट है। हम लोग जानते हैं कि स्कूल लेवल पर जो बच्चा अच्छा खेल रहा है जरूरी नहीं कि नेशनल में जाकर अच्छा खेलेगा, तो वो अपने लिमिट को पहचानते हैं हम लोग और उसी के अनुसार चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का लेवल क्या है। हम लोग जब खेलते थे अच्छा तो भी जानते थे कि हम इस लेवल में यहाँ तक खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको जो है क्यूबा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से किसी से मैच करा दिए हम जीत जाएंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये नहीं होना चाहिए। तो नोइंग और लिमिट्स जरूरी है, और अपने लिमिटेशन को जानते हुए वहाँ से प्रोग्रेस कर सकते हैं। जो प्लेयर अपनी लिमिटेशन को जानता है वही वहाँ से रीच करता है कि क्या क्या कमी, क्या क्या लिमिटेशन हमारे, तब उस पर काम करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ऑप्टिमिज्म एंड एंजॉयमेंट। सब कुछ के बावजूद एक लाइन है ना कि ये माना मिर्जा मोहब्बत सजा है, मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो इसी तरह खेल में कितना भी लोग मना करता था हम लोग खेल में घुसते थे। खेल में शुरू में मेरे घर में खिलाड़ी कोई नहीं रहा, पिताजी लोग खेलते थे लेकिन लोग टॉपर भी थे अपने पढ़ाई समय में। तो जब हम सिर्फ खेल में जाते तो घर से बहुत मना हुआ, डांट वोट बहुत लगा, लेकिन खेल का एक लत लग गया था ऐसा कि हम लोग खेलने भाग ही जाते थे। क्यों भाग जाते थे? क्योंकि यहाँ क्या है, इंजॉयमेंट है। और ऐसे भी कहा गया जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो स्पोर्ट्स सिखाता है कि जीतो चाहे हारो मजा लो, जीतो चाहे हारो मजा लो खेल का। और असल में होना भी यही चाहिए। जीत हार के लिए देखिए, मैं बच्चों को कहता हूँ कि जीतने के लिए खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हारने के लिए खेलो तो खेल का मजा ही नहीं रहेगा। मजा इसी में जीतने के लिए खेलो, लेकिन फोकस करो अपने प्रदर्शन पर, बाकी सब छोड़ो। लेकिन भले छोड़ता नहीं है लोग, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है कि जीतना है वो आ जाता है, लेकिन मज़ा उसी में है कि खेल का मजा लो, खेल का मजा लो। और जो खेल का मजा लेता है वही खिलाड़ी ज़्यादा लंबा तक खेलता है, क्योंकि उसको हार जीत से मतलब नहीं होता है, प्रदर्शन और अच्छा करेंगे उससे मतलब होता है। तो फिर वो ज़्यादा लंबा समय तक अच्छा खेलेगा क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है खेलने में। तो प्रैक्टिस करेगा किस लिए? हमको अच्छा खेलना है, जीत हार छोड़ो, हमको अच्छा खेलना है। और अच्छा खेलने को जो एंजॉय करता है वो लाइफ में भी ऑप्टिमिस्टिक रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है हमेशा। उसके लिए एक लाइन है ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया के लिए कि किए हैं हाथ दो दो वक्त का मारा नहीं हूँ मैं। इसको मैं कोट करता हूँ बहुत बार कि जो हार भी गया वो क्यों प्रयास कर सकता है कि किए हैं हाथ दो दो वक्त का मारा नहीं हूँ मैं, जो जिससे स्वर कोई थिरके वो एक तारा नहीं हूँ मैं, और अभी मिल ही नहीं पाए जो मुझको जीत तो क्या है, अभी भी लड़ रहा हूँ तो आज तक हारा नहीं हूँ मैं। तो जो लड़ रहा है वो हारा नहीं है, उसको प्रयास करते रहना चाहिए। तो ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया और एंजॉयमेंट दोनों सिखाता है कौन? स्पोर्ट्स। और हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, हम लोग सबको सिखाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, जो कि हम अभी बताए। खेलना किस लिए चाहिए? एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन साथ ही साथ एंटरटेनमेंट कब होगा? जब खेलेंगे हम जीतने के लिए। ये भी याद रखिए, जब भी मान लीजिए कथारा सॉन्ग में मैच होता है, ठीक है, ये अगर सोच रहे हैं जीतने के लिए, आपसे भी मैच हो रहा है दुग्धा से भी, तो आप क्या सोचेंगे? जीतने के लिए। अगर नहीं सोचेंगे तो मजा ही नहीं आएगा ना। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि तुमको जीतने के लिए खेलना, क्योंकि मजा ही नहीं आएगा। अगर हम पहले ही मन में ढाल लिए कि हार जाएंगे तो खेलेंगे नहीं मन से। अब मन से नहीं खेले तो मजा क्या आएगा? मान लीजिए हम शिव प्रकाश अभी जाए बाहर, बोले चलो सिंगल खेला जाए, ये सोचे भैया को हराएंगे तो उनको कहीं बेइज्जती ना लगे। हम कहीं सोचेंगे अरे यार जूनियर है जीतने देते हैं, खेल ही नहीं हो पाएगा ठीक से। खेल तब होगा जब हम सोचेंगे 51 हुआ तो क्या हुआ, ये कम समझाया का, देखो बताते हैं, ये समझेंगे भैया से सीखे तो क्या हुआ, आज बताया तो कितना सीख गए हैं। तब खेल में मजा आएगा हम लोग दोनों को भी और देखने वाले को भी। तो ये देखिए, ये इस खेल की मर्यादा है।
कि हमारे खिलाफ भी अगर ये खड़े हैं शिव प्रकाश, तो इनको अपनी टीम के लिए सोचना और जिताना है। हमको भी करना वही, आपको भी करना वही। ये खेल की मर्यादा है और तब उसका मजा लेना है, उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फिर उसका मजा लेना। कभी कभी थोड़ा देर के दुखी होता भी आदमी, फिर उसका मजा लेता है। छोड़ो यार, खेल का मतलब ही यही है। टीम है, हार सकती है, जीत सकती है, लेकिन अब क्या है, फिर आगे आगे पेशेंस रखना है, अगले बार के लिए कीप लर्निंग, तैयारी करनी है, फिर से वहीं लगना है। तो ये प्रोसेस पे चलते रहना है। ये सारा प्रोसेस सक्सेसफुल लाइफ का है, इस पर जो चलेगा वही सक्सेस करेगा। अब लास्ट में जल्दी से कंक्लूड करते हैं। पहला है फिजिकल। ये तो साफ साफ समझ में आ गया कि जो आदमी खेलता है वो सामान्य आदमी से ज़्यादा स्वस्थ रहता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। मेंटल, ये भी कोई शक नहीं है कि जो खेलता है उसका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा। खेलने से सिर्फ शरीर नहीं, ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। फैमिलियर, अब देखिए फैमिली में कोई एक आदमी खेलता है, उसका हेल्दी हैबिट सबको कहीं ना कहीं से लग जाता है कि देखो ये जैसे मेरे घर में देखो पापा को कैसे खाते हैं, अभी भी अच्छा खाते हैं, साग खाना चाहते हैं, सब्जी खाना चाहते हैं, सीखो कुछ। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। तो एक आदमी अगर कोई खिलाड़ी निकलता है तो पूरा परिवार में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। फैमिलियर। सोशल, जब भी टीम गेम छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल जो खेलता है, इंडिविजुअल जो दौड़ता है, वो भी रेस किसके साथ करता है? सोसाइटी में ना करेगा। मान लीजिए राहुल मेरे पास आए दौड़ते हुए, सर हम जब दौड़ते हैं हमेशा फर्स्ट है, आज तक सेकंड नहीं आए हैं। किसके साथ दौड़े? हम अकेला दौड़ते हैं हमेशा। तो जब अगर अकेले दौड़ेंगे तो फर्स्ट ही आएंगे। लेकिन जब भी हम लोग कंपटीशन कब करते हैं? जब बहुत लोग, कम से कम 8 लोग लाइन में रहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए भी, यानी टीम तो सीख रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन तो हम कहाँ सीख रहे हैं? ग्राउंड में। एक चीज़ तो आप लोग सब मानते होंगे कि जितने भी स्कूल चल जाइए, जितने भी टीचर आपको मिलेंगे, जितना ज़्यादा घुल मिल तुरंत पीईटी जाएंगे, दूसरे टीचर नहीं घुले मिलेंगे उतना जल्दी। नए टीचर भी आते, सबसे ज़्यादा जल्दी कौन बात करता है? पीईटी। क्यों? हम लोग की आदत हो जाती है लोगों से इंटरेक्ट करने की, हम लोग की आदत हो जाती है सोसाइटी में रहने की, हम लोग की आदत हो जाती है सोशलाइजेशन की। तो फैमिली भी सुधरता है और सोसाइटी के लिए भी हम लोग एबल बनते हैं। और इकोनॉमिकल कैसे? जो बीमार कम पड़ेगा उसके पीछे पैसा कम खर्च होगा, और जो स्वस्थ रहेगा वो ज़्यादा काम भी तो करेगा। एक आदमी, स्कूल में अधिकतर क्या बात होती है? पीईटी करता ही क्या है? और जब 2 दिन छुट्टी मांगने जाओ तो आपके बिना कैसे चलेगा? अरे दोनों चीज़ कैसे हो सकता है? या तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो मेरे बिना तो आराम से सब काम चलना चाहिए। होता है ना, जो नए नए टीचर हैं लोग बताए, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। दोनों चीज़ है, पीटी करता ही क्या है, 2 दिन को छुट्टी नहीं मिलेगा कि नहीं चल जाएगा तो कैसे होगा? यानी कि कहीं ना कहीं जो स्वस्थ रहता है वो ज़्यादा काम करता है, भले किसी को पता चल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। मेरे साथ तो विनय सर भी बहुत बार साथ जैसे हम लोग 7:45 में आए तो हम लोग को शुरू में बाहर खड़े रहे। अभी देखिए एग्ज़ाम के समय क्या हो रहा था, हम लोग बाहर खड़े रहे, बच्चा अंदर किए। ये दोनों पीईटी हमारे जो है साथ में, वो लोग भी देख ही रहे होंगे। अंदर किए बच्चा, तो 9 बजे तक टाइम था इधर का बच्चा इंटरनल एग्जाम का अंदर करने का, तो सुबह 8 बजे से आके बाहर ही खड़े हैं। 9 सवा 9 तक अंदर गया इधर बच्चा, तो 9:30 में सीबीएसई का एग्जाम वाला को बाद बच्चा को अंदर करना है। सीबीएसई को अंदर करने में करीब बज गया 10 तक, वहाँ 10:05 10:10 तक गया। तब तक रिलीविंग के लिए जाना है ड्यूटी में। अब 3-4 रूम रिलीविंग किया, तब तक हो गया 11:30 12। तब तक वहाँ का बच्चा को बाहर किए, किसी का बस लेट आया, किसी के गार्जियन लेट आया, उसको फ़ोन कर रहे हैं, हो गया तब तक 1 सवा 1। तब तक 1:30 बजे इधर का बच्चा का बाहर निकलने का हो गया। यानी कि लगभग हम लोग खड़े रह गए। लेकिन करते क्या हम? तो ये लेकिन कर पाते हैं क्यों? क्योंकि स्वस्थ है। हमारे पीईटी में जो लोग अस्वस्थ होंगे बेचारे चाह के भी नहीं कर पाएंगे। जैसे जो लोग अभी अस्वस्थ हो गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ, तो जो लोग जहाँ अस्वस्थ हो गए वो बताते हैं फ़ोन करके कि अब चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन स्वस्थ होना ज़रूरी है और स्पोर्ट्स में सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इकोनॉमिकल भी। और एक चीज़ और, मेरे जो ग्राउंड था उसी के जूनियर रहे हैं शिव प्रकाश, तो मेरे साथ वो जरूर सहमत होंगे। जब से हम लोग खेलना शुरू किए थे, और उससे पहले रविंद्र चालो खेलते थे, वो लोग समरजीत भैया लोग, उपेंद्र भैया लोग, हमारे ग्राउंड से जितने भी लोग खेले और थोड़ा भी प्रोफेशनल खेलने लगे, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहा, कोई भी नहीं। राजकुमार का गेम बहुत अच्छा नहीं था तो आर्मी निकाल लिया, किसी का, संतोष का बहुत अच्छा गेम नहीं था तो पुलिस निकाल लिया, किसी का और अच्छा गेम नहीं था कहीं चला गया, लेकिन कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहा। और सिर्फ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अनएम्प्लॉयड है।
मेरे ही साथ का, मेरे बैच का 90 का लड़का लो, या तो ऑटो चला रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयड होके, या छोटा सा घुमटी खोला, प्रोफेशनल जॉब में नहीं आया। और हमारे ग्राउंड का एक बच्चा नहीं बैठा, यानी बताया इकोनॉमिकल भी सपोर्ट करता है स्पोर्ट्स। और लास्ट स्पिरिचुअली भी स्पोर्ट्स आपको कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल लाइफ देता है। स्पोर्ट्स में एक बंदा अपने आप में एक फिलोसफर भी बन जाता है, जीतते हारते समझ जाता है कि लाइफ ऐसे ही चलता है। एक लाइन मेरा खुद का लिखा हुआ है जो कि मैंने कभी स्टेज से भी कहा था, हार का गम पाया और जीतने का मजा भी, हार का गम पाया और जीतने का मजा भी, दिल इस खेल के मैदान में रोया भी हंसा भी। तो रोना हंसना चलते रहता है, उसी अनुसार खेल चलते रहता है। तो जो लोग भी यहाँ हमारे साथ हैं वो समझ लें कि ये लाइव लेसन्स हैं जो कि आप स्पोर्ट्स के माध्यम से सीख सकते हैं। तो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। एक डेटा मैं लास्ट में बोल दूँ कि स्पोर्ट्स लिटरेसी एक टर्म है। स्पोर्ट्स लिटरेसी का मतलब होता है कि कौन लोग हैं जो इस खेल को जानते हैं कि कितना, जैसे उसके एक डेटा मैं बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स लिटरेसी इंडिया में क्या है। तो 5.56, द ब्रिज.in एक संस्था है जो इस पर प्रयोग कर रही थी, उन्होंने बताया 5.56% इंडिया के लोग हैं जो स्पोर्ट्स लिटरेट है, जानते हैं कि वार्म करके खेलना चाहिए या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लगातार करना चाहिए, कर रहे हैं। और यही डेटा अमेरिका में 50 to 60% है, 60 to 70% चाइना में है, और नॉर्वे, नीदरलैंड और जितने हैप्पीएस्ट कंट्री हैं जो पैसे में ठीक है वहाँ 80 to 90% है। यानी जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करे वो कंट्री हैप्पीएस्ट भी है, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है। यानी अगर देश को मजबूत करना है हम लोग को, भारत देश को, तो हर किसी को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने भी सिखाना होगा। जो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, वही देश के लिए संपत्ति होंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, जीवन सफल हो, इसी कामना के साथ सबको